परीक्षण होने के बाद उसका एक रिपोर्ट बनेगा और उस रिपोर्ट से ये पता चलेगा कि आपके मिट्टी में किस चीज़ की कमी है। क्योंकि कई सारा ऐसा रोग होता है जो आप लोग को पता ही नहीं चलता है और मिट्टी का कभी जांच हुआ नहीं है, तो आप बिया डाल देती हैं, आपका फसल हो जाता है, लेकिन फसल होने के बाद पता चलता है कि कोई रोग लग गया, और रोग लग गया तो फिर रोग का दवाई आप लोग बाज़ार में कीटनाशक ला करके मारती हैं, लेकिन वो काम नहीं करता है। वो रोग हमेशा आपका हर बार हो रहा होता है, वो कमी हमेशा आपके पौधे में होती है। सीधी सी बात है, जैसे आपके शरीर में पोषण तत्व की कोई कमी हो गई तो आपको फिर 1000 रोग पकड़ लेगा। ठीक उसी प्रकार आपके पौधे के साथ होता है। आपके पौधे के लिए जो पोषण चाहिए वो पोषण उस मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में है कि नहीं है। अगर अपर्याप्त है तो उसके लिए कौन सा खाद हमें डालना है, कितना डालना है, ये भी हमें जानकारी होना चाहिए। इसलिए मिट्टी की जाँच, मृदा परीक्षण बहुत ज़रूरी है। इतनी बात समझ में आ गई है तो वो चीज़ आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर उदाहरण के तौर पे समझाया जाए तो मान लीजिए अभी आप 2 बोरी यूरिया डाल रही हैं और आपकी मिट्टी में नाइट्रोजन की उपलब्धता उस फसल के लिए, हर फसल का खुराक अलग होता है, ये भी जानिएगा। इसलिए जब मिट्टी का नमूना लेंगे तो हम ये भी आपसे पूछेंगे कि आप इस मिट्टी पे, इस खेत पे आप किस चीज़ की खेती करना चाह रही हैं। तो अब उस फसल का खुराक जो है उसमें आपका 1 ही बोरी यूरिया की ज़रूरत है, 2 बोरी की नहीं। तो आपको ज़रूरत क्या है 2 बोरी यूरिया डालने की? इसका मतलब ये हुआ कि आप फालतू का 2 बोरी यूरिया डाल रही हैं और 2 बोरी में 1 बोरी का आपका घाटा जा रहा है। अगर आप 1 बोरी ही यूरिया डालेंगे तो आपका 1 बोरी यूरिया का पैसा बचेगा। तो यही तरीका है, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि अब मान लीजिए इसी को उल्टा सोचिए कि आपको ज़रूरत है 2 बोरी यूरिया का और 1 बोरी यूरिया आप डाल रही हैं। तो अगर आप 2 डालेंगी तो आपका बढ़वार अच्छा होगा, पैदावार अच्छा होगा, पौधा अच्छा होगा, फसल अच्छा होगा। ठीक है ना? तो कुल मिला के कहने का मतलब हुआ कि मिट्टी की जांच की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके खेत के मिट्टी में पोषण तत्व की क्या मात्रा है और उस फसल को कितना चाहिए ये हमें जानना आवश्यक है। ये जो भी कट है ये देख रही हैं, भी देखिए, जानती है ना, भी आकार। देखिए कि हमारा ज़मीन कितना है, मान लीजिए 1 एकड़ है तो 1 एकड़ पे कम से कम 15 जगह से आपको नमूना लेना है। कैसे लेना है ये आपका पैटर्न इसमें बताया गया है। ठीक है, एक यहाँ से ले ली, एक इधर से ले ली, एक इधर से ले ली, एक इधर से। कई लोग क्या करते हैं, कोने से मिट्टी उठा लेते हैं। कोने की कभी भी मिट्टी नहीं उठानी चाहिए। मेड़ से हमेशा 1 फीट छोड़ करके मिट्टी उठाइए। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेड़ पर आप लोग खाद नहीं डालती हैं। ठीक है, तो मेड़ से हमेशा 1 फीट छोड़ करके और ऐसे रैंडम वे में एक इधर ली तो एक उधर ले ली, तो एक उधर ले ली, तो एक ऐसे ले ली, ऐसे ले करके, ताकि आपके खेत का हर जगह कवर हो जाए, उसमें हर जगह की मिट्टी आ जाए। क्योंकि हर एक जगह की मिट्टी की कहानी अलग होती है। ठीक है ना? तो हर जगह की मिट्टी आ जाए, इसलिए 15 सैंपल आप लोग लीजिए, तब ज़्यादा अच्छा रिपोर्ट आता है। कई लोग क्या करते हैं, केवल 5 जगह का सैंपल ले करके, 4 कोने का, बीच का सैंपल ले करके इकट्ठा करके मिट्टी दे देते हैं। उधर जा करके थोड़ा सा खरो के निकाल ली। ठीक है, बीच का बस आपको निकाल के फेंक देना है और साइड से खरो करके मिट्टी निकालनी है। अब कहेंगे सर कितना गड्ढा ये करेंगे, तो 15 सेंटीमीटर। कितना? 15 सेंटीमीटर, मतलब इतना आएगा। ठीक है ना? तो अंदाजा तौर पे इतना अपना लगा लीजिएगा कि इतना ही गड्ढा करना है। इससे ज़्यादा गड्ढा करेंगे तो इससे ज़्यादा नीचे सोरा नहीं जाता है। आपका जो पौधा होता है, सब धान गेहूँ सबका सोर इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाता है। कभी पौधा को उखाड़ के देखिएगा, सोर बहुत ज़्यादा इतना जाता है। तो आपको 15 सेंटीमीटर का नीचे नहीं लेना है। बात समझ में आ गई? ठीक है ना? उसमें लिखा भी है। बाकी राजेंद्र जी बता भी देंगे आप लोग को। तो ये देखिए, यहाँ का फोटो देखिए, इधर वाला देखिए ना, ये बीच का निकाल दिया है और यहाँ से जो ये ऐसे सेट बना है ना, ये आपका मिट्टी यहाँ से खरो करके इसको निकाल रहा है। अब ये जो निकलेगा रख लेगा और इधर से खरो करके निकालेगा रख लेगा। अब मान लीजिए मिट्टी यहाँ पे आपने ले लिया, आपके पास 15 जगह का मिट्टी आ गया। मिट्टी को सारा अपने एक पॉलीथीन में आप इकट्ठा करते हुए जा रही हैं। अब क्या करेंगी, आप एक पेड़ के छांव के नीचे बैठ जाएंगी, या अपने घर पे आ गई छांव के बैठ गई। एक पेपर ले ली व्यवस्था। पेपर लेने के बाद सारी मिट्टी जो आपने लिया है उस खेत का, उसको बाकायदे मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद उस पेपर पे पलट दीजिए। पलटने के बाद उसको 4 भाग लगाइए, ऐसे। ये देखिए, आप लोग लगाती हैं ना ऐसे 4 भाग, ऐसे और ऐसे। जब ऐसे 4 भाग लगा देंगी तो आमने सामने का, जैसे मान लीजिए ये भाग है, तो आमने सामने का जो भाग है उसको हटा दीजिए, उसको बाहर कर दीजिए, और जो आमने सामने के इधर वाला बच गया उसको फिर से पॉलीथीन में रख लीजिए। ठीक है ना? फिर उसको पलटिए, फिर से 4 भाग लगाइए, फिर आमने सामने के। ये तब तक करना है जब तक आपकी मिट्टी 200 से 250 ग्राम ना हो जाए। अपना क्या बोलते हैं, यहाँ पे वो नहीं बना है, 4 चक्री इकाई या नाडेप का कुछ नहीं बना है ना यहाँ पे।
कोई गड्ढा अड्ढा करा लेंगे, अभी देखते हैं आगे, कोई गड्ढा अड्ढा करा लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा, तो कुछ गड्ढा अड्ढा ऐसा करा लेंगे, या नाडेप बन जाएगा नाडेप से ही, ठीक है, वो करवा लेंगे, नहीं तो जेसीबी से करवा लेंगे ना, अभी काम करवाना है यहाँ पे, हम गड्ढा करवा लेंगे। क्या करना है, नीचे एक अपना पुआल लाना है, ठीक है, पुआल का लेयर लगा दीजिए, फिर अपना ये जो स्लरी निकला है ना बस इसी को फैला दीजिए, बल्टी बल्टी जो भी है अपना फैला दीजिए उसमें। फैल गया तो उस पर अपना केचुआ का लेयर रख लीजिए, फिर स्लरी इस डालिए, फिर अपना जो भी सब पताई सताई ये सब जो भी आपका भूसा उसा का, जो गाय है तो आप लोग डालेंगे कुछ ना कुछ धिराएंगे, तो ये सब अपना जो भी है कृषि का कचरा फचरा वो सब अपना डाल दीजिए उसमें, ठीक है। पत्थर नहीं होना चाहिए, इसमें पत्थर डालना है, मतलब कंकड़ पकड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या करेंगे उसको, उसमें क्या करिए 10 किलो गोबर, वहाँ पे 100 किलो गोबर था घन जीवामृत में, यहाँ पे चूंकि पानी वाला खाद बना रहे इसलिए यहाँ पे हम लोग गोबर हटा दिए, कम कर दिए, तो यहाँ पे केवल 10 किलो गोबर, बाकी सामग्री सेम जो घन जीवामृत में डाले थे। यहाँ पे केवल 10 किलो गोबर लेंगे, बाकी 10 लीटर वही गोमूत्र, 1.5 किलो वही बेसन, 1.5 किलो वही गुड़, 1 मुट्ठी मिट्टी वही जो आपको घन जीवामृत किया, ये सारा सामग्री इसमें अपने आपके ड्रम में डाल देना है। डालने के बाद वही प्रक्रिया, उसको बढ़िया से मिश्रित कर देना है, मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद उसको एक जूट वाले बोरा से ढक देना है, इसको जूट वाले बोरा से जब इसको ढक देंगे, फिर उसके बाद 3 दिन, गर्मी में 3 दिन, ठंडी में 1 हफ्ता, ठीक है। ठंडी में थोड़ा समय लगता है बनने में, तो याद रखिएगा 3 दिन गर्मी में, ठंडी में 1 हफ्ता। तो 3 दिन आपके गर्मी में, 3 दिन उसको सीधे ढक करके सुबह शाम बस आपको आ करके चलाना है। सुबह अपना आई गौशाला देखने, धीरे से इसको चला करके अपना बंद करके, शाम को आई गौशाला देखने, चलाई उसको अपना क्या बोलते हैं इससे, लेकिन जूट के बोरा से ढकना है, क्योंकि उससे क्या होगा, उसके अंदर छेदा होता है तो उससे हवा भी अंदर जाता रहेगा, जीवाणु मरेंगे नहीं, ठीक है ना। तो जूट बोरा से ढक दी, अपना चला करके फिर 3 दिन ही प्रक्रिया दोहराई। 3 दिन के बाद ये आपका जीवामृत खाद बन के तैयार हो जाएगा। और ये जो खाद बनेगा ये 1 एकड़ के लिए होगा, जितना भी हम आपको खाद बनाना सिखा रहे हैं सब 1 एकड़ पे बना रहे हैं, ठीक है। तो ये 1 एकड़ के लिए खाद बन के तैयार हो गया। इसी डब्बे में आप सोचे 1 एकड़ खाद बन के तैयार हो गया, आपको कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं। अब क्या करेंगे सर, कहेंगे इसको प्रयोग कैसे करेंगे, तो हम कहेंगे एक काम करिए, एक और छोटा कोई डब्बा ले लीजिए, ठीक है, एक छोटा कोई डब्बा ले लीजिए, उस छोटे डब्बे के नीचे टोटी लगा दीजिए, नल टोटी होता है ना, लगा दीजिए, और इसको छान करके उस वाले डब्बे में भर दीजिए। जब उसमें भर देंगी तो जब आप पानी देती हैं कियारी से, पंप से पानी बहते हुए जाता है ना खेत में, बस वहीं पे खोल दीजिए टोटी, धीरे धीरे बूंद बूंद से, मान लीजिए या थोड़ा सा चूता रहेगा तो पानी से अपना बहते हुए फैल जाएगा। अब बहुत टोटी फोटी का टेंशन नहीं लेना है, तो एक को वो रखिए, छोटा सा क्या बोलते हैं उसमें छेद कर दीजिए आपका जो भी टैंक है, और उसमें एक आपका आता है सुतली, उस टाइप में लगा दीजिए, जिससे वो भीन करके चूता रहे उसमें, ठीक है ना। तो उससे भी आपका क्या बोलते हैं पंप से फैलते हुए, पानी फैलते हुए आपके खेत पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जीवामृत पानी वाला खाद है, इसमें कोई आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, आप बहुत आसानी से अपने घर पे बना लें। कभी कभी तो लोग ये भी करते, जो मैं आपको बता रहा था कि लोग क्या करते, पंप जहाँ से पानी उठाता है ना वहीं मिला देते हैं, वहीं मिला करके वहीं से उठा करके पानी के जरिए फेंक देते हैं, ठीक है। तो ये आपका तरीका हो गया। आप मग भी डाल सकती हैं अपने खेत में, अपने फसल में, अपने क्या बोलते हैं सब्जी में, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब दूसरा चीज़, एक चीज़ और ध्यान देने वाली है, जीवामृत का जो प्रयोग है वो पानी मिट्टी से ज़्यादा बेहतर उसकी पत्तों पे फायदा हुआ है। मान लीजिए पौधा थोड़ा बड़ा हो गया, उसके पास पत्ता आ गया तो इसका छिड़काव उसके पत्तों पे करिए, जीवामृत का छान करके। अगर इसका छिड़काव उसके पत्तों पे कर रही हैं तो पौधा में बढ़वार बहुत अच्छा आता है, ठीक है ना। और साथ ही साथ ये आपके कई प्रकार के रोगों को भी समाप्त करता है, कीट को भी भगाता है। तो मतलब एक चीज़ समझिए कि जीवामृत आपका खाद का भी काम करेगा, अगर उसको आप उसके अपने सब्जी के या फसल पे आप छिड़काव करती हैं, चाहे स्प्रे वाले से कर लीजिए, ये वाला जो स्प्रे है, ठीक है, आप अपना स्प्रे वाले से उसको छिड़काव कर लीजिए, या उसमें लेकर के लोटा में ऐसे छिड़काव दीजिए, या कई लोग झाड़ू से भी करते हैं, झाड़ू वाला करके उसको छिड़क देती हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, उसके पत्ते पे पड़ता है और पत्ते से फिर क्या बोलते हैं उसका बढ़वार अच्छा होता है, ठीक है ना। तो ये आपका जीवामृत का प्रयोग है। तो आप इसको 2 प्रकार से प्रयोग कर सकती हैं। 21 दिन, पौधा को लगाने के 21 दिन बाद आप इसके पौधे के पत्ते पे आप छिड़काव करिए, और हर 21 दिन के इंटरवल पे, हर 21 दिन के अंतराल पे इसका छिड़काव करते रहिए। ये बताया जाता है, लेकिन आप चाहिए ज़्यादा करना है तो आप ज़्यादा करिए, आपका मन है। आयुर्वेदिक दवाई है, जितना खाइए उतना कोई दिक्कत नहीं है इसका, ठीक है ना।
तो ये आपको मैंने जीवामृत खाद बता दिया। अब मतलब लेकिन बीज को शोधन करने से पहले, बीज लेने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे आप लोग चावल बीनती हैं भात बनाने के लिए, ठीक है, धान से जो चावल निकलता है उसको बीनती है, हम लोग चावल बनाने के लिए बोलते हैं लेकिन सही मायने में उसको भात होता है, उसको भात बोलते हैं। हम लोग को बुरा लगता है लेकिन वही सही है। भात बनाने के लिए हम लोग चावल बीनते हैं, चावल में से अटकी निकालते हैं, ख़राब चावल निकालते हैं, जो भी है। उसी तरीके से जब बीज बोने जाते हैं तो बीज को भी आप लोग को एक बार ससरी निगाह से देख लेना चाहिए कि किन्हा बीज बो रही है, कि टुटहा बीज बो रही है, कि क्या बीज बो रही है। अब ये रहा कि हम लोगों ने उठाया दौरी भर करके, या जो भी है आपके पास, ठीक है, तसला भरा और उठा करके चलो भैया फेंकना स्टार्ट किए। कौन देख रहा है? ससरी निगाह से ही सही देखिए, क्योंकि वही बीज आपके खेत में जाने वाला है। तो सही बीज का थोड़ा चुनाव करिए, सही बीज देखिए कि सही बीज है, क्या है, कैसे है। ससरी निगाह से ही सही थोड़ा देख ताक करके बीज को अपने बोने के लिए प्रयोग करिए। अब मान लीजिए आपने बीज का उसमें चुनाव कर लिया, बीज का अपने एक तसला में रख लिया, तसला में करके साइड कर लिया। अब बीज को हम लोग शोधन करने जा रहे हैं। तो बीज को शोधन करने के लिए क्या क्या आवश्यकता पड़ती है, क्या क्या सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, वो ध्यान से आप लोग सुनें। बीज को शोधन करने के लिए 100 किलो बीज को शोधन करने के लिए हम आपको पूरा एकदम क्या बोलते हैं ना, पूरा वो कहानी बता दे रहे हैं। आप लोग बहुत आराम से इसका व्यवसाय कर सकती हैं। आप लोग सीख गई तो आपके अगल बगल सबको 20 लीटर पानी लेना है, ठीक है, 20 लीटर पानी, 5 किलो गोबर, 5 लीटर गोमूत्र, 50 ग्राम चूना, ठीक है, हो जाएगा। और 1 मुट्ठी मिट्टी, वही मिट्टी जो आपको बताए थे ना, कहाँ से, पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी। क्या, फिर से याद करिए, 20 लीटर पानी एक अपना ले लीजिए, 5 लीटर गोमूत्र, 5 किलोग्राम आपका ये क्या बोलते हैं गाय का गोबर, और 50 ग्राम चूना वो जो खाने वाला चूना होता है, ये सब खाते हैं लोग सुरती में, वही चूना लेके, वो बड़ा सही चूना होता है, काटने वाला चूना होता है, ठीक है, वो चूना। और आपका 1 मुट्ठी मिट्टी ला करके उसका घोल बनाइए, ठीक है। और उसका घोल आपका ड्रम में, एक ड्रम ले लीजिए, उसमें डंडी ले लीजिए, ठीक है, और उसको मिक्स करके डालिए। और उसको पहले जब मिलाई, क्योंकि मिलाना मिक्स करना पड़ेगा ना, सब सामान डालेंगे पानी में, तो उसको बढ़िया से मिलाइए। लेकिन मिलाते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखिए, घड़ी के सुई के दिशा में हमेशा आपको डंडा चलाना है। जैसे हम लोग जो सीधा हत्थी हैं, जो सीधा हाथ से करते तो वो ऑटोमेटिकली ऐसे चलाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिए, बाएं हत्थी वाले से मत करवाइएगा, ठीक है, जो सीधा हाथ से ले। बाकी आपको घड़ी के सुई की दिशा ऐसे चलती है, तो ऐसे वाली दिशा में आपको उसको बढ़िया से चला करके मिक्स कर देना है, ठीक है। 1-2 दिन उसको अपने बड़ी जूट के बोरा से ढक दीजिए, 1 दिन ही काफ़ी है, ठीक है। जूट के बोरा से ढके, क्योंकि गर्मी है, जूट बोरा के ढक के अंदर छाँव में कहीं पर रहे, हवा आता रहे, ठीक है। और उसको सुबह शाम चला करके, सुबह 1 बार 2-3 बार चला दीजिए, शाम को भी 2-3 बार चला करके, दूसरे दिन आपका वो बीजामृत तैयार हो जाएगा। फिर बीजामृत तैयार हो गया, उसको फिर छान लीजिए, क्योंकि उसमें ढेर सारा मटेरियल होगा, तो उसको छान लीजिए। छान करके किसी दूसरे कंटेनर में अपना व्यवस्था कर लीजिए। अब मान लीजिए आपके पास 100 किलो गेहूँ का बीज है, उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ, 100 किलो गेहूँ का या अरहर का भी, किसी का भी बीज है। तो आप सबसे पहले क्या करिए, एक पूरा उसको अपने बीज को फैला दीजिए। फैलाने के बाद जो छाना हुआ अपना बीजामृत तैयार हो गया, उसको एक मग्गा में ले लीजिए, मग्गा में लेकर उस पर छिड़काव कर दीजिए बढ़िया से, ठीक है। फिर उसके बाद जो आपका क्या बोलते हैं फैला है, उसको ले करके, ठीक है, और आपका बीजामृत ले करके उसमें थोड़ा सा उसको रगड़ दीजिए। ये पूरा प्रक्रिया ऐसे करिए ताकि वो जो बीज है, बीज के ऊपर वो पूरी तरीके से बीजामृत उसके ऊपर फैल जाए, ठीक है ना, ठीक है ना। तो जब बीजामृत उसके ऊपर फैल जाएगा तो होगा क्या कि आप ध्यान से देखेंगे कि आपके बीज के ऊपर भी एक रंग आ जाएगा, ठीक है। जैसे आप लोग मार्केट में बीज लेके आई तो उस पर भी रंग होता है, उस तरह आपके बीज के ऊपर भी एक परत आ जाएगी, और वो परत फिर आपके बीज को मिट्टी में जब आप उसको बोएंगी तो उस बाकी रोगों से, आपको कीटाणु से वो बचाएगा। वो ऐसे ही उसका सुगंध इतना खतरनाक रहेगा ना कि वैसे ही लोग सूंघ करके उसको भाग जाएंगे, समझ रहे हैं। तो वो आपका बीजामृत है, वो आपको बहुत ही फायदा करेगा। इसका प्रयोग जब हम बीज को अपने खेत में बोते हैं तो उस समय करिए। जो आप नर्सरी है, किसी में बीज में ही केवल नहीं, नर्सरी जो जैसे आप धान का नर्सरी होता है ना, रोपाई करते हैं, तो रोपाई करने से पहले उसमें बोर करके लगा सकती हैं, ठीक है। और अगर पौधा कोई लगा रही हैं तो पौधा का भी जड़ को, उसको नर्सरी है तो उसको बोर करके उसमें बकायदे डुबा करके फिर उसको लगा सकती हैं।
और अगर आपका सब्जी का है तो सब्जी वाले में क्या है, सब्जी का तो कम मात्रा में होता है, तो उसको एक सूती का कपड़ा लीजिए, उसमें सब्जी का बीज डाल दीजिए, उसको बांध दीजिए और उसी बीजामृत में उसको छोड़ दीजिए। 1-2 घंटे बाद वो सोख लेगा एकदम। सोख लेने के बाद फिर उसका क्या बोलते हैं, थोड़ा सा छाँव में सुखा करके, ठीक है, फिर उसका प्रयोग करिए। कहने का मतलब ये हुआ कुल मिला जुला के कि बीजामृत का प्रयोग आपको ऐसे करना है ताकि वो जो बीज है उसके ऊपर एकदम बढ़िया से वो लगे। बस वहाँ पे हल्का सा छोड़, जैसे ये देखिए इसमें है पेड़ है, पेड़ की जगह पे छोड़ा हुआ है, ठीक है, वहाँ पे बीज छोड़े, बाकी सब जगह फैला दीजिए, ठीक है ना। जब क्योंकि वहाँ से तो आपका पौधा जामेगा, आपको अपने पौधे को तो जमाना है, पौधा आपके जाम के फैल गया, बाकी नीचे हर जगह जहाँ ज़मीन दिखाई दी सब आपने पूरा उसका क्या बोलते हैं फैला दिया। तो अब क्या होगा, जब आप सिंचाई करेंगी, तो उसके अंदर क्या होगा, पानी चूँकि नमी बनी रहेगी और जो जीवाणु होंगे वो आपके जिंदा रहेंगे, और यही जो आपका पुआल है ये सड़ेगा। क्या करेगा, सड़ेगा, क्योंकि जब ये सब जीवामृत ये सब डालेंगी तो ये सब क्या करेगा, सड़ाएगा इसको। जब ये सड़ेगा तो यही आपका खाद बन करके आपके पौधे को फायदा भी करेगा। समझी बात। तो इससे बहुत सारे फायदे हैं मल्चिंग से, एक फायदा नहीं है। प्राकृतिक मल्चिंग आपका जो क्या बोलते हैं ये पुआल है, पुआल से बहुत बढ़िया से प्रयोग करके कर सकती हैं। अभी कंधा जो है ना वो ढक देती है, मतलब जो है इसे देवरा उरा से, मतलब जो है तो उसमें जो है वो नहीं, मतलब खरपतवार नहीं होता है। तो वही चीज़, पुआल का प्रयोग आप लोग को इस बार करना है अपने सब्जी के लिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि अभी ये सारा प्रयोग आप बड़े चीज़ में करिए, 5 डिसमिल, 10 डिसमिल, 15 डिसमिल, 20 डिसमिल, जितना आपके पास सब्जी का है सब्जी पे करिए, सब्जी वाले खेती पे सारे पे करिए, उगाइए। देखिए जब आपके अंदर आत्मविश्वास आएगा तब आप 10 लोग को बुला के दिखाएंगे, वीडियो बना करके डालिए, बुलाइए, ग्रुप में डालिए, ठीक है, कि हाँ ये हमारे यहाँ हुआ है, हमने आज मल्चिंग किया है, मल्चिंग की वजह से हमारा इतना फायदा हुआ है, ठीक है ना। एक पहला तरीका हम आपको मल्चिंग बता दिए। अब दूसरा जो तरीका है मल्चिंग का वो होता है कमर्शियल खेती अब करने जा रहे हैं, कल को हम लोग करेंगे भी। अब मान लीजिए हम लोगों ने थोड़ा सब्जी कमर्शियल खेती करना, हम टमाटर उगा रहे हैं, हम कोई और प्रकार का सब्जी उगा रहे हैं, ठीक है, और हमको उसको बेचना है बड़े मार्केट में। बड़े मार्केट मतलब जो बड़े लोग हैं, शॉपिंग मार्ट जो होता है या फिर मॉल होता है, जानती होंगी, जहाँ पे सारे सामान मिलते हैं, ठीक है, बड़े बड़े बाजार होते हैं। तो वैसे जगह पे हमें क्या होता है, वैसे जगह पे हमको जो सब्जी देना होता है बड़ा फ्रेश देना होता है। अगर जितना फ्रेश देंगे ना, जितना उस सब्जी का सुंदरता रहेगा उतना ही बढ़िया हमको दाम मिलेगा, ठीक है ना, बिक्री होगी। तो उसके लिए क्या होता है, हम लोग आर्टिफिशियल मल्चिंग करते हैं, और इसके लिए क्या होता है, इसके लिए हम लोग प्लास्टिक का प्रयोग करते हैं। जैसे ये देख रही होंगे, ये प्लास्टिक को मेड़ बना करके उसके ऊपर फैला देते हैं और इसमें छेदा कर देते हैं। जो छेदा होता है इसी छेदे में हम पौधा लगा देते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या होता है, जब इसी छेदा में पौधा लग गया और इसी छेदे में हम केवल पानी देंगे, तो इसके नीचे एक ड्रिप भी जाता है, ड्रिप बूंद बूंद से टपक सिंचाई, वो एक लंबी सी पाइप जाती है, उसमें एक जगह पे छोटा छोटा इमिटर या वो लगा रहता है, वो उससे पानी गिरता है, तो पानी केवल यहीं पे गिरेगा, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि ये जो पौधा आपका होगा, पौधा आपका बढ़िया पैदा होगा, क्योंकि इसमें बाकी जगह कोई चारा नहीं जामेगा, ठीक है, और साथ ही साथ आपका पौधा बढ़िया होगा और आप उसको बाजार में बेच सकते हैं। इसमें कहीं धूल धक्कड़ मिट्टी भी नहीं लगेगी, ठीक है ना, क्योंकि आपने नीचे प्लास्टिक लगा रखी है। तो इस टाइप का भी हम आप लोग को आगे चल के करवाएंगे, जब आप लोग अच्छा काम करेंगे तो, ठीक है। ये सब हम लोग क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से सहयोग ले सकते हैं, और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ये सब देता है, सब्सिडी में देता है, ठीक है, लेकिन हम लोग को जानकारी नहीं उस चीज़ की ना, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, पता नहीं है। अगर आप लोग काम करेंगे तो वो सारा यहाँ पे करवाया जाएगा। तो ये तरीका है जिससे आप अपने खेत में खरपतवार कम कर सकती हैं और अपने नमी बचा सकती हैं खेत में, और जो सड़ेगा वो खाद भी आपको मिल जाएगा, तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो आज के बाद पराली का प्रयोग भूसा में ज़रूर करिए। गाय चूँकि आपके पास है तो आप गाय के चारा के लिए भी कर लीजिए, लेकिन थोड़ा पराली बचा करके अपने खेत में भी प्रयोग करिए। पूरी तरीके से उसको जलाइए नहीं, जलाने का कोई मतलब नहीं है। जब आप पराली को या अपने खेत को जलाती हैं ना, तो अपने खेत के अंदर जो जीवाणु है उसको आप लोग मार दें। हमें ये जानना पड़ेगा, दुश्मन को मारने से पहले दुश्मन को पहचानना पड़ता है, ये नहीं कि किसी के ऊपर गोली चला दीजिए, ठीक है ना। तो आपका संसाधन खराब हो जाएगा और जेल में जो जाएंगे आप अलग से। उसी प्रकार से खेती में है, तो हमें कीट को जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये लोग अभी से आ रही हैं, दुश्मन को मारने से पहले हम बोले ना कि दुश्मन पहचानना पड़ता है। उसी तरीके से आपके जो खेत में कीट लगते हैं वो कई प्रकार के कीट होते हैं, और वो जो कीट लगते हैं, जैसे कई देखी होंगी, कोई ऐसा कीड़ा है जो कि आपके फसल का रस चूसता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रस चूसक कीट। क्या बोलते हैं? रस चूसक कीट।
कोई कीड़ा देखेंगे तो वो फल को खा जाता है, फल छेदक या फल को खा जाता है। कोई कीड़ा देखेंगे जो तना को छेद देता है, कोई कीड़ा देखेंगे जो पत्ता को खा जाता है, कोई कीड़ा देखेंगे जो जड़ को खा जाता है। तो इसी प्रकार से उनके खाने की प्रवृत्ति से, उनके आक्रमण करने की प्रवृत्ति से हम लोगों ने उसका क्या बोलते हैं अलग अलग कैटेगरी उसका बनाया है कि भाई ये प्रकार के आपके शत्रु हैं। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ रही है? जैसे होता है ना कि भाई आप पे आक्रमण करने आए तो उसके वो कौन से प्रकार का आक्रमण करेगा, तो अगर उस प्रकार का आक्रमण हमें पता है तो हम उस प्रकार की दवाई करेंगे, उस प्रकार का इलाज बनाएंगे, उस प्रकार का अस्त्र प्रयोग करेंगे। उसी तरीके से हम लोग को जानना जरूरी है कि कौन से इस वाले फसल में कौन से प्रकार का आपका रोग लगेगा, कौन से प्रकार कीट लगेंगे, रस चूसने वाले या तना छेदने वाले या पत्ता खाने वाले या फल को खराब करने वाले। तो इसी तरीके से आपका जैसे जैसे आपका प्रकार का कीट है उसी प्रकार से उसका दवाई बनता है। जैसे निमास्त्र है, एक दवाई का नाम है निमास्त्र। क्या नाम है? निमास्त्र। तो ये जो निमास्त्र है ये रस चूसने वाले कीट के लिए लगता है, रस चूसने वाले जो कीड़ा होते हैं उसके लिए बनता है। उसी तरीके से ब्रह्मास्त्र बनता है, ठीक है, फल छेदने वाले रस चूसने वाले दोनों के लिए काम करता है। उसी तरीके से आपका एक अग्नियास्त्र बनता है, उसी तरीके से आपका एक 10 पड़ी अर्क बनता है। ठीक है, तो इसी तरीके से तमाम आपके उसके कीटनाशक बनते हैं। तो हम आपको केवल एक प्रकार का कीटनाशक आज बताएंगे, कल बनाना सिखा देंगे। उसके बाद आपकी जो बीच में कृषि सखी हैं, कृषि सखी या पशु सखी जो भी हैं, और आपके अध्यक्ष सचिव 23 तारीख को ट्रेनिंग होने वाली है बैढ़न में। यहाँ से आने जाने का खर्चा आपका वो लोग कीड़े के लिए जो आपका कहीं पे भी शक करता है ना वो रस चूसने लगता है, ठीक है, सुंडी हो गया, ये सब हो गया, ये सब आपका रस चूसते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होगा आपका पेड़ को सुखा देते हैं। ठीक है ना। तो निमास्त्र को कैसे हम लोग बनाएंगे? निमास्त्र को बनाने के लिए बहुत आसान है, यही कंटेनर आपको फिर से पकड़ना है और इसमें पानी भर देना है। ठीक है, भर दीजिए 180 लीटर 190 लीटर पानी आराम से भर दीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद 10 लीटर गोमूत्र लेना है। 10 लीटर गोमूत्र ले लीजिए, 5 किलो गोबर ले लीजिए गाय का। ठीक है, और नीम चाहिए, इसलिए नीम मंगवाए हैं हम। वो जो नीम है उसको रखवा दीजिए, उसमें नीम मंगवाए हैं। अब कल आपका काम बनेगा क्योंकि कल पूरा प्रैक्टिकल होगा, कल बहुत कम आपका थ्योरी होगा, जो आता आज मैंने कवर कर दिया। तो कल आपको सील लाना है या ओखली लाना है। आप लोग क्या बोलते हैं? ओखली ही बोलती है ना? हाँ, क्योंकि जो नीम का चटनी बनाना होता है, नीम और उसका जो क्या बोलते तना है उसको कूच काच करके पानी डाल के चटनी बनाना होगा। ठीक है ना? तो कल लेके आइएगा, 2-3 लेके आइएगा, इन्हें एक ही लेके आए। ठीक है ना? हाँ, सब जो भी है ओखली सील लेके आइएगा, नहीं फिर ये पत्थर पे करना पड़ेगा। सील तो बड़ा है सर, कहाँ ला पाएंगे? तो ओखली लेके आ जाइएगा। ठीक है, या जो पास का होगा वो लेते आइएगा, नहीं तो फिर इसी पे आपको कुछ ना काचना पड़ेगा, ये टूट जाएगा। है अब ये मिक्सर बिजली है, पानी कर लीजिए वही ड्रम वाला। ठीक है, उसके बाद आप 10 लीटर गोमूत्र ले लीजिए, 5 किलो गोबर, यहाँ पे 5 किलो चाहिए, ये विधि है आपके उसमें भी है। ठीक है, मैं भेज भी दूंगा। गोबर ले लीजिए और नीम चाहिए 10 किलो, नीम का पत्ता, नीम का डंठल। सही मायने में ये क्या बोलते हैं आपका मिक्सर से नहीं है, सही मायने में आपको कूच के ही करना है। आप चूँकि आप लोग समूह के लोग हैं तो सबको बांट दीजिए थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ये बन के तैयार होगा तो 6 महीना के लिए काम करेगा। ये जो दवाई बन के तैयार होगा ये 6 महीना के लिए काम करेगा। तो ये मत सोचिए कि अकेले काम आएगा, सबको काम आएगा। तो सब लोग मिल के बनाइए, उसको बाकायदे ले लीजिए, कूच काच के उसका चटनी बना लीजिए। चटनी अगर बना करके आप डाल लीजिए, इतना समझिए चटनी बनाते वक्त कि अगर हम चटनी बना के इसमें डाल दिए तो आपके कीड़ों की भी चटनी होने वाली, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो पक्का भागेंगे। ठीक है, तो उसको मिक्स करिए, मिक्स करके ठीक है 2 दिन तक, वही जैसे बाकी 3 दिन, इसको 2 दिन करना है। 2 दिन तक सुबह शाम आपको चलाना है, उसको ढकना है, वही सूती ये जूट वाला बोरा। 2 दिन के बाद तीसरे दिन आपका तैयार हो जाएगा। इसको छान करके, और इसमें जो गोमूत्र प्रयोग करिए ना, इसमें निमास्त्र में जितना पुराना गोमूत्र हो उतना बढ़िया काम करेगा इसमें। ठीक है ना? तो इसका प्रयोग करिए, इसका छिड़काव करिए छान करके। आपको 1 एकड़ के लिए ये अपना प्रयोग करिए। 6 महीने तक इसका समय होता है, 6 महीने तक आप इसको प्रयोग कर सकती हैं, 6 महीने के ऊपर नहीं। तो आप इसका आप बाज़ार में बेच भी सकती हैं। इसको आप क्या बोलते हैं, भर करके डब्बे में
पैक करके बना दीजिए भाई, 10 रुपये 20 रुपये में बेचिए, लोगों के लिए कीटनाशक का काम आएगा। परेशानी अभी सबको अच्छा बता रहे थे, जीवामृत का प्रयोग 1 हफ्ता के बाद नहीं करना है। तो ये ध्यान रखिए कि जीवामृत जब भी बनाइए तब बनाइए जब आपको प्रयोग करना है। 1 हफ्ता बाद करेंगे तो उसको जीवाणु मरने लगेंगे। तो तुरंत, हम तो कहते तुरंत बनाइए, 3 दिन तैयार हो, चौथे दिन उसका प्रयोग कर लीजिए। ठंडी में अगर 1 हफ्ता है तो 1 हफ्ता तैयार करके 8वें दिन उसको प्रयोग कर लीजिए। ठीक है ना, बात समझ आ रही है? ठीक है। उसी तरीके से बीजामृत का है, तुरंत फ्रेश तैयार कर लीजिए, फ्रेश तैयार करने के बाद उसका प्रयोग करिए। ये नहीं कि तैयार कर लिए और उसको छोड़ दिए। ठीक है। और निमास्त्र का ही बस है, इसको 6 महीना तक चला सकते हैं, इसका कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है ना। तो ये आपका पूरा हो गया। अब इसमें से किसी को कुछ बाल्टी आती है, बाल्टी मान लीजिए 20 लीटर वाली हो गई, तो 20 लीटर पानी ले लीजिए, उसमें 5 किलो गोबर, 5 लीटर गोमूत्र। क्या लेना है? 5 किलो गोबर, 5 लीटर गोमूत्र और 50 ग्राम चूना। ये बहुत ज़्यादा चूना है, ठीक है ना, इतना नहीं। इसका 50 ग्राम निकाल लीजिएगा। 50 ग्राम चूना मल करके उसमें डाल दीजिए, ठीक है। और 1 मुट्ठी मिट्टी, जैसे इसमें मिट्टी डाली है, 1 मुट्ठी मिट्टी मेड़ की या पीपल के पेड़ की डाल करके उसको भी चला दीजिए। और उसको भी 1 दिन तक, इसको 3 दिन तक, उसको 1 दिन में हो जाएगा बीज का शोधन करने के लिए। और सबका काम बस ये है कि ये जो आपका बोरा है जूट वाला, प्लास्टिक वाला नहीं, ये प्लास्टिक वाले मर जाएंगे, जूट वाला। देखिए इसमें छेद रहता है तो हवा जा सकता है, तो इसको ऐसे अपना करके बांध सकती हैं। ये डंडा निकाल दीजिएगा, ठीक है, इसको अपना बांध सकते हैं, क्योंकि इधर से ऑलरेडी वो किया, तो जाने दीजिए, इसको मत तो करिएगा, इसको ऐसे बांध दीजिएगा। और जब भी आइएगा तो इसको हटा करके चला के 3-4 बेरी, फिर इसको ऐसे बांध दीजिएगा। 3 दिन तक इसे करना है। और बीजामृत में केवल 1 दिन तक। इतना क्लियर है? तो उसको शोधन करने की आवश्यकता है। तो उसके लिए क्या ज़रूरत है? उसके लिए हम लोग को बीजामृत बनाने की ज़रूरत है। क्या बनाएंगे? बीजामृत। ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि बीजामृत, बीजामृत मतलब बीज को शोधन करने की। तो बीजामृत बनाने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? 20 लीटर पानी चाहिए था, ठीक है। उसमें 5 लीटर गोमूत्र, 5 किलोग्राम आपका गोबर, और फिर उसके बाद हम लोग को 50 ग्राम चूना चाहिए था और 1 मुट्ठी मिट्टी चाहिए था, ठीक है ना। तो इसका हम लोग मिक्स करके 1 दिन वही छाँव में अपना ढक करके छोड़ देना था। आज हम जब आए हैं तो इसको देखें तो इसको कोई बंद कर दे, बंद नहीं करना है, इसको जो खुला है उसके ऊपर केवल जूट बोरा ढकना है, बंद नहीं। बंद करेंगे तो इसके अंदर जो जीवाणु हैं उनको हवा चाहिए, जैसे हम लोग को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहता है, उनको भी ऑक्सीजन चाहिए ना। तो इसलिए उसको केवल जूट से, बोरा से ढकिएगा। बोरा में छेद होता है, जूट वाला बोरा में छेद होता है ना, तो उससे छोटा उससे अपना छोटा छेद होता है, उससे अपना सांस वो लोग ले लेंगे। पूरा बंद मत करिएगा। तो वही काम अपना बीजामृत में भी करना है। उसको 1 दिन छोड़ देना, दूसरे दिन आपका वो बीजामृत तैयार हो जाएगा। छान करके अगर आपके पास वो 100 किलो के लिए तैयार होगा, ठीक है, तो उसको अपना प्रयोग करिए, उससे शोधन करिए, ठीक है। हम ये भी बताए थे कि अगर आपका क्या बोलते हैं, आपका पास गेहूं है, ज़्यादा बीज शोधन करना है तो उसको फैला दीजिए, उसके ऊपर मग्गा छिड़काव करके उसको पका दे हाथ से मल के, ताकि बढ़िया से वो लेप उसका परत जम जाए। और अगर छोटा मोटा है तो एक सूती कपड़ा में ले करके बीज को उसके में डुबा दीजिए, ठीक है। तो आपका बीजामृत से शोधन हो जाएगा। और उसको छाँव में सुखा दीजिए, फिर उसके बाद बीज की बुवाई करिए। ये करने के बाद सारी बात जब हो गई, तब उसके आगे हम बताएं कि अब सिंचाई करने जाएंगे आप लोग। तो सिंचाई के जरिए एक खाद, पानी वाला खाद बनाना सिखाए थे, जो कि कल आपको हम प्रैक्टिकल भी करें और आप लोग बना भी लिए। वो जीवामृत खाद ही है ये जो आपका बना है। बल्कि एक काम करिएगा कि कल आप लोग आइएगा तो एक पेपर पे लिख लीजिएगा जीवामृत। और इसमें पूरा पानी भरे थे, लगभग 180 लीटर, मतलब इतना पानी छोड़ करके, एक हाथ छोड़ के अपना 180 लीटर पानी भर लिए थे। उसके बाद हम लोग 10 किलो गोबर लाए थे, एक तसला में 10 किलो गोबर डाले, 10 लीटर गोमूत्र डाले थे, ठीक है, 1.5 किलो बेसन डाले थे, 1.5 किलो गुड़ डाले थे और 1 मुट्ठी मिट्टी डाले थे। और उसको डाल करके चला दिए थे बढ़िया से, घड़ी के दिशा में चलाए थे। ये बात हम आपको सिखाए थे, घड़ी की दिशा में चलाना है और सुबह शाम उसको चलाना है, और 3 दिन तक, ठीक है, 3 दिन तक उसको सुबह शाम आके अपना चला देना है और उसको जूट के बोरा से ढक देना है। चौथे दिन आपका ये बीजामृत और जीवामृत तैयार हो जाए। जीवामृत गर्मी में 3 दिन है, अगर ठंडी हो जाएगी तो ठंडी में आपको 7 दिन, क्योंकि गर्मी में जल्दी आपका तैयार होता है, ठंडी में थोड़ा समय लेता है। तो ठंडी में आपका 1 हफ्ता तक इसको करना पड़ेगा प्रक्रिया। जब बहुत ठंडी पड़े, नए गर्मी में 3 दिन में तैयार हो जाएगा। अब दूसरी बात ये थी कि हम ये भी बताए थे कि जैसे ही तैयार करिए उसका प्रयोग कर लीजिए, ठीक है ना।
नहीं तो फिर ऐसा होगा कि 1 हफ्ता बाद ये ख़त्म हो जाता है। लीजिए टंकी जिसमें नीचे टोटी लगा हो और उसमें इसको बाल्टी से निकाल करके छान करके उसमें डाल दीजिए और उसको जब आपका पंप चले तो पंप के पानी के वहीं पे टोटी खोल करके अपना धीरे धीरे वो अपना चूता रहेगा, जाता रहेगा। ठीक है, ये आपका उससे बह के चला जाएगा। फिर तीसरी बात हम आपको ये भी बताए थे कि जीवामृत का प्रयोग पानी का तो है ही, साथ ही साथ पौधे पे आप डायरेक्ट भी डाल सकती हैं, या मिट्टी पे जैसे आपने भंटा अंटा लगाया, आलू लगाया, तो उस पर भी आप मेड़ पे भी डायरेक्ट डाल सकती हैं। ठीक है, आपका क्या बोलते हैं जो पेड़ लगाया, पेड़ पे साइड में डायरेक्ट डाल सकती हैं और उसके ऊपर भी डाल सकते थे। कीटनाशक का भी काम करेगा, पौधे को बढ़ाएगा भी ज़्यादा। ठीक है, स्प्रे में भी छिड़क सकती हैं। इतनी बात समझ में आ गई। जीवामृत के बाद फिर हम लोग ये सारी बात करने के बाद आए थे मल्चिंग पे, चारा वाले पे, कि भैया चारा खूब होता है, चारा से कैसे बचा जाए। हम लोग कोई भी पेड़ लगाते, कोई भी सब्जी लगाते हैं, सब्जी में चारा जाम जाता है। और चारा का दिक्कत ये नहीं है, चारा का दिक्कत ये है कि चारा जब जानता है तो हम जितना उसको भोजन देते हैं पौधे को बाहर से, या जो भी पोषण तत्व देते उस मिट्टी में बनती है, वो उस पोषण तत्व को वो चारा भी खाता है, तो वो फिर हमारे पौधे को कम खाना मिलता है, जिससे हमारा पौधा का बढ़वार कम होता है। इसलिए हमको चारा को हटाना है। ठीक है, दूसरी बात ये भी कि हमारे मिट्टी की नमी को भी बढ़ाना है, तो इसलिए हमने आपको मल्चिंग बताया। मल्चिंग के लिए हमने बोला कि एक आपका सिंपल कुछ नहीं करना है, जो पुआल है उसको आप जहाँ पेड़ डालना है वहाँ पे छोड़ करके बाकी सारे जगह पे फैला दीजिए, तो पेड़ आपका बड़ा होगा, बाकी जगह पे ढका रहेगा। तो उससे क्या होगा, जो चारा नीचे होगा उसको प्रकाश नहीं मिलेगा, तो उसकी बढ़वार कम होगी या रुक जाएगी। ठीक है, तो उससे आपका बचेगा। साथ ही साथ जो आप सिंचाई की हैं, सिंचाई से जो नमी आपके मिट्टी के अंदर बनी हुई है, वो नमी भी बनी रहेगी। कम मतलब प्रकाश कम पहुंचेगा तो कम वो आपका सूखेगा, तो इससे आपका फ़ायदा होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको मल्चिंग बताया था। और इसमें मैंने बताया था कि आगे चल के हम लोग कोई कमर्शियल खेती करेंगे तो हम लोग एक प्लास्टिक वाला आता है, प्लास्टिक को फैला के कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम आपको पानी देना सिखाए थे कि कैसे पेड़ को पानी दिया जाता है, कहाँ पे पानी दिया जाता है। तो एक बताया था कि पेड़ अगर आपका मान लीजिए आम का पेड़ है या किसी भी चीज़ का पेड़ है, तो 12 बजे आप दोपहर में जा कर के देखिए कि 12 बजे दोपहर में जा कर के देखिए कि उसका परछाई कहाँ पे पड़ रहा है। तो जो परछाई पड़ रहा है उसको एक लकड़ी से लेके घेरा बना लीजिए। घेरा बनाने के बाद उससे बाहर, अंदर नहीं, उसके बाहर 1 से 1.5 फीट गड्ढा कोड़ दीजिए और मिट्टी को ऐसे चला के थाला टाइप में बना करके उसमें पानी भरिए। तो वो पानी आपका क्या बोलते हैं धीरे से आपका नमी के रूप में परिवर्तित होगा और फिर जो पौधा होगा, पेड़ होगा आपका, वो ले लेगा। ठीक है, हम ये भी बताए थे कि पेड़ पानी नहीं लेता है, पेड़ नमी लेता है। ठीक है, तो आपसे अगर कोई पूछे तो कि पेड़ पानी नहीं लेता, पेड़ नमी को लेता है, नमी को सोखता है, जो मिट्टी के अंदर नमी रहती है। ठीक है, और इसलिए हमको इतना ज़्यादा भी पानी नहीं दे देना चाहिए कि क्या बोलते हैं वो नमी भी लेता है, साथ ही साथ वो हवा भी लेता है। ठीक है, और उसके आसपास हवा भी लेता है और आपका पोषण तत्व भी लेता है, तीनों चीज़ लेता है। तो हमको इतना भी पानी नहीं लबालब भर देना है कि वो उसके अंदर का जो हवा है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि जब पानी पूरा भर देंगे तो नीचे से हवा तो सब खत्म हो चुकी होगी। ठीक है ना, तो उतना ही पानी देना है जितना वो सोख ले। कभी कभी लोग क्या करते हैं, इतना पानी देते जाते हैं कि जब वो सोखना बंद कर देता है। अगर वो सोखना बंद कर दिया और पानी ऊपर जमने लगा, इकट्ठा होने लगा, तो समझ लीजिए आपने पानी ज़्यादा कर दिया है। ठीक है ना, तो पानी उतना ही देना है जितना वो सोख ले। इकट्ठा एकदम पानी लबालब भरना नहीं है, क्योंकि अगर लबालब भर देंगे तो उसमें हवा खत्म हो जाएगा, और हवा खत्म हो जाएगा तो पौधा धीरे धीरे, इसलिए कहते हैं कि पौधा को ज़्यादा पानी देना भी पीलापन का कारण होता है और पौधा को कम पानी देना भी पीलापन का कारण होता है, दोनों ना, तो ध्यान देना। और थोड़ा पानी डालिए। ठीक है, काफ़ी आने दो उनको, दीदी को, कैमरा भाई। चले चले, हो गया हो गया। हो गया, बस 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 बस। तो हम लोग नीमास्त्र बनाने जा रहे हैं। नीमास्त्र बनाने के लिए हम लोग को क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है? 5 किलो गोबर की ज़रूरत है, 10 लीटर गोमूत्र इधर रखा हुआ है आपका। ठीक है, 10 लीटर गोमूत्र की ज़रूरत है, और 10 किलो आपका नीम के टहनियों इस सब का जो आपने कुछ काच करके अपना चटनी बनाया है वो वहाँ पे रखा है, उसकी ज़रूरत है। ठीक है, और बाकी आपका यहाँ पे पानी है, पानी की आवश्यकता है।
200 लीटर का टैंक है ये, ठीक है। तो थोड़ा सा छोड़ करके पानी आपको चाहिए, तो ये आपका पानी है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, हम घोल बनाएंगे। तो सबसे पहले अपना क्या बोलते हैं, जो आप लोगों ने गोबर घोरा है इसको डालिए, ठीक है। थोड़ा आराम आराम से डालिएगा, इसमें नहीं वो करिएगा, ठीक है। आराम आराम से डालिएगा। हो गया, वो भी डाल दीजिए। आप लोग गौमूत्र 10 लीटर गौमूत्र आपको डालना है। बस बस रहने दीजिए, हो गया। ठीक है ना, पूरा डालिए, अभी घोलना है उसको। चलिए अब एक दीदी पकड़िए, उसको घोलिए। कल बताए थे कैसे घोलना, सब लोग आके जैसे कल हुआ था वैसे घोलिए। घड़ी के सुई के दिशा में से दीदी घोल रहे हैं, वैसे ही रहेगा। इसको भी जूट का बोरा से ढक दीजिएगा, 2 दिन तक इसको रखना है। चूना इसमें नहीं डालना, चूना बीजामृत बता दिए थे, रखे रहे चूना बीजामृत जब बनाएंगे अगली वरना ना। बाकी व्हाट्सअप तो हम कर ही दिए हैं सारा मटेरियल, तो पढ़ना उसे, ठीक है। ठीक है, बाकी दीदी को दे दीजिए। पारिक वाला सब लोग आइए। चलिए, ये घड़ी के सुई के दिशा में हमेशा इसको घोलना है, ठीक है। और सुबह शाम 2 दिन का है, तो सुबह आकर के 2-3 बार 4 बार घुमा देना है, शाम को। और अब ध्यान रखना है, कल आकर के इसको ऐसे करना है, ठीक है। और जाते वक्त इसको एक बार बढ़िया से घोलिए। और डंडा आप लोग और बढ़िया लेके आइए, थोड़ा मोटा रहेगा तो बढ़िया घूमेगा। क्या कर रहे हैं वो सब, थोड़ा ध्यान दीजिएगा मशीन से मत। आइए, हाँ पूरा उसको देखेंगे तो पूरा जो गोबर है आपका घुल करके ऊपर आ गया है ना। ऐसे ही होता है, जब गोबर घुल जा रहा है तो फिर ऊपर उतरी आ जाएगा पूरा। देखिए अभी से महक आने लगी नीम की। जब हम लोग का ऐसा हालत होगा तो कीड़ों का क्या होगा। और दीदी आइए। और दीदी आइए। और कौन बचा? डंडा आप लोग कोई बढ़िया लेके आइएगा और इसको चलाइएगा। आज ट्रेनिंग आप लोग का ख़त्म हो रहा है। जीवामृत बन चुका है, नीमास्त्र बन चुका है, दोनों के गेहूँ के। चलें। और कोई बचा? बचा है? चलो आप लोग अच्छा की कि गोबर पहले से थोड़ा घोल ली तो बढ़िया से गोबर मिल गया और गोमूत्र ये सब अब है। अब इसको इससे ये वाला लेते आइएगा बोरा कोई अपने घर से, ठीक है। इसको चलाइए जैसे हम बताए हैं। जो गोबर गजा है उसको फेंकिए। देखिए अभी ये गोबर फेंका होता है ना, ये पानी जो बरसा है ना, ये आपके मिट्टी में भिन जाता, तो आपके मिट्टी को पोषण तो मिल जाता, ठीक है। बाकी आगे का काम हम लोग आगे करवाएंगे। रख दीजिए इसको ऐसे,
बस ऐसे ढक दीजिए और जब आइएगा तो इसको बंद मत करिएगा। इसको हम देखे थे बंद नहीं करना है, ये बस इसको ढकना है ऐसे। और सुबह आकर के इसको चला दीजिएगा। 2 दिन तक इसको करना है, 3 दिन उसको करना है, हो जाएगा आपका तैयार। चलिए हो गया, वो हो गया अपना। अब उसको निकाल कर रख दीजिए डंडा साइड में। गौशाला के आधार पर पुण्यवर्जी कृषि के 2 दिन से ट्रेनिंग में आप सभी लोग दीदी क्या क्या सीखी हैं? हम लोग खाद बनाना सीखे हैं। ये जो बीजामृत खाद है, इसमें कौन कौन सा चीज़ उसमें से? इसमें 10 किलो गोबर, 10 लीटर गौ का मूत्र, 1.5 किलो बेसन और 1.5 किलो गुड़ इसमें डालकर 80 लीटर पानी, 180 लीटर, 1 मुट्ठी मिट्टी मिलाकर इसको बनाया है। ये दीदी लोग बता रही हैं कि 180 लीटर पानी जीवामृत बनाए हैं। 180 लीटर पानी, 10 केजी गोबर, 10 लीटर गौ का मूत्र, 1.5 किलो बेसन, 1.5 किलो गुड़, 1 मुट्ठी मिट्टी मिलाकर ये जीवामृत बनाएगा। नीमास्त्र बनाने के लिए हमने सबसे पहले एक ड्रम लिए हैं, उसमें 180 लीटर पानी डाले हैं, 10 लीटर गौ का मूत्र डाले हैं और 5 केजी गाय का गोबर डाले हैं और 10 केजी नीम का पत्ती कूटकर पीसकर उसमें डालकर नीमास्त्र बनाए हैं हम।